नमस्कार, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह श्रीधराज। हाल ही में एक न्यूज आई है कि जामा मस्जिद दिल्ली के पास वक्फ बोर्ड में 123 प्रॉपर्टियां हैं। और जब ये न्यूज आई तो दिल्ली के सरकारी अफसरों ने अभी 2 दिन पहले दिल्ली जामा मस्जिद पर एक नोटिस चिपका कर चले गए और जामा मस्जिद के लोगों को कहकर गए हैं, हम अभी सोमवार को आएंगे, जो भी आने वाला जो सोमवार है उस सोमवार को आएंगे और इसका इंस्पेक्शन करेंगे। उधर जामा मस्जिद ने भी कहा कि हम तैयार हैं और सरकारी अफसरों ने ये भी जामा मस्जिद को कहा कि आप चाहें तो मीडिया को बुला सकते हैं, इंटरनेशनल मीडिया को बुला सकते हैं, आप किसी को बुला सकते हैं, मगर हम सोमवार को, आने वाले सोमवार को जामा मस्जिद का इंस्पेक्शन करने आएंगे। अभी सवाल ये उठता कि जामा मस्जिद के पास वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टियां आई कहां से हैं? क्या कभी सीधी अल्लाह ने तो ऊपर से नहीं इनको अलॉट कर दी है? और ये वक्फ बोर्ड कहां से डिजोल्व किया जा सकता है? मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ने ही ऊपर से इनको डायरेक्ट ये वक्फ बोर्ड बना करके, ये वक्फ बोर्ड की दिल्ली में 123 जो प्रॉपर्टियां हैं, ये इनके अल्लाह ने ही शायद इनको ऊपर से डायरेक्ट अलॉट कर दी है। मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था उस वक्त जो यहाँ से मुसलमान गए थे उनकी ज़मीनें यहाँ हिंदुस्तान में रह गई थी और वहाँ से जो पाकिस्तान से जो हिंदू आए थे उनकी ज़मीनें पाकिस्तान में रह गई थी। तो उस वक्त मोहम्मद जिन्ना ने ये कहा था कि ये जो पाकिस्तान में जो हिंदू आए हैं, पाकिस्तान में जो हिंदू मुसलमान आए हैं हिंदुस्तान से, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो हिंदुस्तान में ही रहेगी। और इसी बात को लेकर, इसी को लेकर के इन्होंने एक 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन किया, जिसमें कि ये जो प्रॉपर्टी जो मुसलमानों के द्वारा जो छोड़ी गई थी, जो छोड़कर गए थे पाकिस्तान में, वो प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड को इन्होंने दान कर दी थी। जब 1911 और 1914 में जब अंग्रेजों ने कलकत्ता छोड़ा और दिल्ली को राजधानी बनाने का जब विचार किया, तो अंग्रेजों ने दिल्ली में कुछ जगह पे आकर, क्योंकि उनको सरकार बनानी थी, पार्लियामेंट बनानी थी, राष्ट्रपति भवन बनाना था, प्रधानमंत्री आवास बनाना था, उन अंग्रेजों को यहाँ पे ज़मीन चाहिए थी। तो जिन लोगों से अंग्रेजों ने 1911 और 1914 में जो ज़मीनें खरीदी हैं, उन ज़मीनों का अंग्रेजों ने उन लोगों को मुआवजा दे दिया था। जब अंग्रेजों ने मुआवजा 1911 और 1914 में दे दिया था, तो ये ज़मीन इन लोगों की कैसी हो सकती है? आप लोगों ने मुआवजा भी 1911 और 14 में ले लिया और आप ज़मीन को भी हथिया के बैठे, आप ज़मीन पे भी कब्जा करके बैठे हैं। ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं? उसके बाद में कुछ तो 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए थे और कुछ जो यहाँ के जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान चले गए थे। तो 1947 में जो लोग भारत को छोड़कर गए थे, वहाँ कुछ तो ज़मीन अंग्रेजों की थी और कुछ ज़मीन पाकिस्तान गए हुए उन मुसलमानों की थी, जो वक्फ बोर्ड को दे दी गई थी। और ये वक्फ बोर्ड 1954 में आया था। पार्लियामेंट में एक विधेयक पास करके नेहरू जी ने ये वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया था 1954 में, मगर इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ था।
1964 आते आते इस पर काम शुरू हुआ वक्फ बोर्ड के अंदर। और उसके बाद जब 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार थी दिल्ली में, तो नरसिम्हा राव ने वक्फ बोर्ड को उस दौरान, अपनी सरकार के दौरान 1995 में अनलिमिटेड पावर वक्फ बोर्ड को दे दिए गए, जिससे कि इनके अपने वक्फ बोर्ड के सर्वेयर होते हैं। अगर वो जाकर किसी को भी कह दें, मुझे कह दें या आपको कह दें या किसी भी सरकारी ज़मीन पे भी जाकर खड़े हो जाएं और ये कह दें कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, तो ये आप वक्फ बोर्ड को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है या नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है या नहीं है। ये भी हम जिसकी ज़मीन होगी, जिसकी प्रॉपर्टी होगी, उसी को जाकर के ये प्रमाण देना होगा कि ये ज़मीन मेरी है या नहीं है। और उसके लिए भी आप ना हाई कोर्ट जा सकते हैं, ना आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसके लिए भी आपको वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में ही जाना पड़ेगा, जहाँ पर जो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल है वो उसके अंदर जो मेंबर बैठे हैं, जो 5-7 जो मेंबर होते हैं, वो सारे के सारे मुस्लिम हैं। उनका विधायक भी मुस्लिम है, एक विधायक होता है, एक MP होता है, एक वकील होता है, जितने भी होते हैं, सॉलिसिटर जनरल होता है, जितने भी होते हैं वो सारे मुस्लिम होते हैं। क्या आप इस चीज़ की उम्मीद लगा सकते हैं आप वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में जाएंगे और अपनी ज़मीन को छुटवाने की वहाँ वकालत कर सकते हैं? जब वक्फ बोर्ड ही मुसलमानों के लिए बना और मुसलमान ही उसके फैसला करने वाले हो, सुनवाई करने वाले हो, ये संभव नहीं हो सकता है। आज की डेट में सबसे लार्जेस्ट, आज की डेट में हिंदुस्तान में सबसे लार्जेस्ट लैंड होल्डर जो है वो वक्फ बोर्ड है। और इस आज की डेट में भारत के अंदर अगर ज़मीन सबसे ज़्यादा है तो पहले नंबर पे आर्मी है, दूसरे नंबर पे रेलवे है, और तीसरे नंबर पे अगर सरकारी ज़मीन के जो मालिक हैं या जो ज़मीन कब्जा कर रखा है वो है वक्फ बोर्ड। टोटल वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख हेक्टेयर ज़मीन वक्फ बोर्ड के कब्जे में है। अर्बन एरिया में देखा जाए तो ये वक्फ बोर्ड पहले नंबर पे है, और रूरल एरिया में देखा जाए तो मिलाकर देखा जाए तो भारत के अंदर वक्फ बोर्ड तीसरे नंबर पर प्रॉपर्टी का मालिक है। पहले नंबर पर इंडियन आर्मी है, दूसरे नंबर पर इंडियन रेलवे है, और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड है। और इसीलिए जब अंग्रेज जाने लगे तो अंग्रेजों ने जिस प्रकार से ये ज़मीनों को हथियाने लगे, तो अंग्रेजों ने इनको कहा था कि जो इस प्रकार की ज़मीन जो हथियाते हैं वक्फ बोर्ड के नाम से, ये जो ज़मीन हथियाने का, नाजायज़ ज़मीन हथियाने का जो ये काम है, ये बहुत हानिकारक है। जो आज दिखाई दे रहा है, जो देश के लिए बहुत बड़ा हानिकारक हो चुका है। तमिलनाडु में एक 1500 साल पुराना मंदिर है, चंदेश्वरी मंदिर, जिसमें हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं। एक दिन अचानक इन भाई लोगों की आंखें खुली और जाकर के उस 1500 साल पुराने चंदेश्वरी मंदिर में जाकर कहते हैं कि जमीन तो वक्फ बोर्ड की है। लोगों की आंखें तो फटाई रह गई, लोग तो सन्न हो गए जो वहाँ पर हिंदू रहते थे कि ये क्या बात है, ये वक्फ बोर्ड के कैसे हो सकता है 1500 साल पुराना चंदेश्वरी मंदिर जो तमिलनाडु में बना हुआ है। क्योंकि 1995 में जो नरसिम्हा राव की सरकार में जो अनलिमिटेड इनको जो अधिकार दिए गए, ये उस अधिकार का ही नतीजा है। ये जहाँ भी जिसको भी जाकर कहें कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, इनको साबित करने की जरूरत नहीं होती है। जिसकी ज़मीन होती है उसी को साबित करना होता कि ज़मीन मेरी है या नहीं, मैं ज़मीन का मालिक हूँ या नहीं। और सुनवाई करने वाले कौन है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। अमानतुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड का मुखिया बनाया था कि जो हिंदुस्तान में जो पसमानदा मुसलमान हैं या और जो गरीब मुसलमान हैं, उनकी मदद के लिए वक्फ बोर्ड बना था ये।
लेकिन बाद में हुआ क्या, वक्फ बोर्ड बनने के बाद में इसमें तो वही करप्शन शुरू हो गया, जो पिछले दिनों एंटी करप्शन ब्यूरो अमानतुल्लाह खान को इसी वजह से दिल्ली से पकड़ कर ले गई थी, उस करप्शन के मामले में ही पकड़ करके ले गई थी। उन्नीस सौ नवासी में 1989 में कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। उस वक्त एक एक्ट पास हुआ था, एक कानून पास हुआ था। उस टाइम कांग्रेस सरकार के समय में एक उत्तर प्रदेश में एक कानून पास हुआ था। उस कानून के तहत वहाँ पर जो अनुपजाऊ जमीन थी, बंजर भूमि थी, गोचर भूमि थी, ऐसी जितनी तमाम जो लैंड थी, तो वो कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड को गिफ्ट कर दी थी। यही कांग्रेस सरकार जो 2014 में जैसे इलेक्शन होने वाले थे, तो इलेक्शन से पहले जब आचार संहिता लग चुकी थी के बावजूद भी इन्होंने आनन फानन में ये जो आज ये जो मुद्दा चल रहा है 123 प्रॉपर्टियों का, ये जो मुद्दा इसी बात के लिए है कि कांग्रेस सरकार ने 2014 में इलेक्शन के टाइम दिल्ली के अंदर 123 प्रॉपर्टियों को वक्फ बोर्ड में को दान में कर दी। जिसका इलेक्शन कमीशन ने और विश्व हिंदू परिषद ने बहुत ऑब्जेक्टिफाई किया, लेकिन उससे फर्क कुछ नहीं पड़ा। दो 2014 के जस्ट पहले और 16 के आते आते इन लोगों में कुलबुलाहट पैदा हो गई। उस वक्त 2 मेंबर की एक गर्ग कमेटी बैठी और उन्होंने 2016 में 4 बार वक्फ बोर्ड को, जामा मस्जिद और वक्फ बोर्ड को 4 बार नोटिस भेजा कि आपने ये जो जमीन हथिया रखी है, ये जो 23 प्रॉपर्टियां जो दिल्ली में आपने जो हथिया रखी हैं, ये प्रॉपर्टियां इलीगल हैं। ये संवैधानिक रूप से भी और कानूनी रूप से भी आपके पास इलीगल हैं। इनको आपको खाली करना पड़ेगा। 2016 से लेकर 2021 में जब ये केस हाई कोर्ट में गया, तो इन लोगों को पता चला कि ऐसा भी कोई नोटिस आया था। जब इनसे पूछा कि आपको नोटिस नहीं मिला, तो नहीं साहब, हमको तो इस प्रकार का कोई नोटिस मिला ही नहीं। 2016 से 2021 तक 5 साल में इनको नोटिस मिला, लेकिन इनको पता ही नहीं कि कोई नोटिस भी आया है। और कहते हैं अगर आया भी होगा तो साहब ये तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, ये तो अल्लाह ताला ने ऊपर से हमें ये संस्था बना के दी है। और उस वक्फ बोर्ड एक जो संस्था है, ये अल्लाह ताला की बनाई हुई है और ये तो पाक है। इसके ऊपर तो ना तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई भी इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। इसका तो सुनवाई वक्फ बोर्ड करेगा, तो वक्फ बोर्ड के अंदर में आती है। और मैं वो एरिया जो 123 प्रॉपर्टियां जो दिल्ली में दी हैं कांग्रेस सरकार ने 2014 में, वो एरिया बताएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। पंडारा रोड, जनपथ है, कनाड प्लेस, दरियागंज, पहाड़गंज, जहांगीरपुरी जैसे एरिया को और दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड जैसे एरिया को 2014 में कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन से पहले 123 प्रॉपर्टी दिल्ली की वक्फ बोर्ड को दान कर दी। शायद उनको ये लगा होगा कि हम फिर कभी आएंगे तो हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। ये इनको गलतफहमी हो गई। लेकिन कांग्रेस का जो मंसूबा जो था, ये था कुछ और, हो कुछ और गया। इनको नहीं पता था कि 2014 में कोई और सरकार आएगी, वो बहुत ठंडा करके खाती है।
वो बोलती कम है, सुनती ज़्यादा है। वो करती ज़्यादा है, कहती कम है। वो कांग्रेस पार्टी को नहीं पता था कि ऐसा भी हो जाएगा। उन्नीस सौ सैंतालीस में जब पाकिस्तान बना तो मोहम्मद जिन्ना चले गए वहाँ पे पाकिस्तान में। तो मोहम्मद जिन्ना को लगे कि हम तो कुछ लोगों को यहाँ पर छोड़ के चले गए। मोहम्मद जिन्ना को लगे कि हम तो जो लोग छोड़ के आए हैं उनके द्वारा हम बहुत सारे यहाँ भी पाकिस्तान बना देंगे, यहाँ भी हिंदुस्तान में हम दारुल इस्लाम को काबिल लागू कर देंगे, यहाँ पे चालू कर देंगे। क्योंकि वक्फ बोर्ड और देवबंद ये दोनों भाई हैं शुरू से ही, और दोनों का मंसूबा एक ही है। दरियागंज में कुछ कब्रिस्तान थे पहले, बहुत उस समय की बात है। तो उस वक्त हर दिन, हर आए तीसरे दिन लोग देखते थे कि एक नई कब्र बन गई। हर तीसरे दिन कोई न कोई नई कब्र बन जाती थी। मरता कोई था ही नहीं। लोगों को शक हुआ कि मरता कोई भी नहीं, रोजाना की नई कब्र कैसे बन जाती है। लोगों को शक हुआ। जब लोगों को शक हुआ तो कुछ हिंदू भाई भेष बदल करके, इन्हीं लोगों का भेष बदल करके वो कब्रिस्तानों की जांच के लिए अंदर घुसे। तो पता चला, तो आप सुन के चौंक जाओगे। पता चला कि वो कब्री जो कब्र बनाई है वो कब्र नहीं है। उन कब्रों के अंदर हथियार छुपाए हुए हैं, हथियार भरे हुए हैं। कितना बड़ा षड्यंत्र था देश के खिलाफ। उधर से पाकिस्तान युद्ध करता, अंदर से ये युद्ध करते। उधर से कैंटोनमेंट में कब्रें बनी, उधर कैंटोनमेंट इनके अंडर में था, उधर से वो करते। तो ये सब एक प्रकार से, एक तरीके से एक कॉर्नर करके हिंदुओं को पता नहीं क्या नहीं करते। और इन लोगों के लिए इन्होंने ऐसी ऐसी जगह दिल्ली पे कब्जा कर रखा है, ऐसी जगह दरगाह वगैरह बना रखी हैं कि कभी भी अगर दिल्ली के लिए इनको कभी भी कुछ करना पड़े तो उनको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बहुत आसानी से दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, देखते रहेंगे। क्योंकि इनके लोग पूरे दिन गली मोहल्लों में ये सब इंक्वायरी करते ही घूमते हैं, यही सब तहकीकात करते घूमते रहते हैं। ये खुफिया एजेंट बन के घूमते रहते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे ये सब इनको बारे में इनको जानकारी होती है। हम लोगों को नहीं होती है, इन लोगों को सब जानकारी होती है। 1995 का जो वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया था नरसिंहा राव की सरकार, वो किसी निजी प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार जमाने के लिए नहीं था। इन्होंने धीरे धीरे करके किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को अगर आप आज ये कह दें ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, तो आपको साबित करने के लिए लखनऊ जाना पड़ेगा। दिल्ली वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। अगर उत्तर प्रदेश का है तो पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ डिस्ट्रिक्ट होता है किसी भी स्टेट का, उसी जो राजधानी होती है, जिस स्टेट की राजधानी होती है उसी राजधानी में एक ही वक्फ बोर्ड ऑफिस होता है। अगर मान लो यूपी का मामला, तो चाहे वो मेरठ का आदमी हो उसको लखनऊ जाना पड़ेगा, चाहे बरेली का आदमी उसको लखनऊ जाना पड़ेगा, चाहे नोएडा का मामला है उसको भी लखनऊ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है इन लोगों ने पता नहीं क्या समझ रखा है। अभी कहते हम कागज नहीं दिखाएंगे, जब इनको स्कूल कॉलेज में स्कॉलरशिप लेनी होती है तो अपने कागज दिखा देते हैं। इनको राशन लेना है तो कागज दिखा देते हैं। आज सरकारी अस्पतालों में लाइन जो लगी होती है आपकी, सबसे ज़्यादा कौन मिलेंगे? यही मिलेंगे। राशन की दुकानों पे राशन कार्ड लेकर के लाइन लगी मिलेगी, कौन मिलेंगे? यही मिलेंगे। वहाँ इनके पास कागज भी मिल जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट भी होते हैं। मगर किसी भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन की जब तहकीकात होती है, उसकी इंक्वायरी होती है, तब कागज़ दिखाने की बात आती है तो इनके पास कागज़ नहीं होते हैं। तब इनका अल्लाह ताला देता है, इनके अल्लाह ताला ने भेजी है वो प्रॉपर्टी, क्योंकि वक्फ बोर्ड अल्लाह ताला ने बनाया है। मगर मेरे वक्फ बोर्ड के बहादुर मुसलमानों, अभी आपको कागज़ दिखाने पड़ेंगे। ये देश आपके दारुल इस्लाम से नहीं चलता है, आपके शरिया से नहीं चलता है। ये भारत
कानून और संविधान के दायरे में चलता है। और अभी इसलिए सख्ती से हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि आपको जामा मस्जिद का सर्वे कराना ही होगा। और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून उस समय कांग्रेस सरकार ने एक बनाया था, और उस कानून के तहत इस वहाँ की बंजर भूमि वगैरह को जो दान में दे दिया, उस कानून को योगी सरकार ने संज्ञान में लिया और उस कानून को नील किया। और उस पे सभी पे, मदरसे पे, मस्जिदों पे, सब पे सर्वे चल रहा है। जो उस समय की जो भी नाजायज ज़मीन इन वक्फ बोर्ड को दी गई है, उन सबको छुटवाया जा रहा है। और ये धीरे धीरे पूरे देश के अंदर ये सिस्टम चल रहा है, क्योंकि सरकार सुनती ज़्यादा है, बोलती कम है। ये बहुत ठंडा करके खाने वाली सरकार है। और इसलिए धीरे धीरे करके ये सब जितनी भी वक्फ बोर्ड ने ये ज़मीनें हथियार रखी हैं, जो कांग्रेस ने कब्जा करवा रखा है, ये धीरे धीरे करके सब सुधर जाएंगे। और इसलिए मेरे जामा मस्जिद के मौलवियों या मेरे मुसलमान भाइयों, अभी आपको कागज़ दिखाने ही पड़ेंगे, क्योंकि भारत वो भारत नहीं है, 1947 वाला भारत नहीं है। ये 21वीं सदी का भारत है। और आज के भारत का नायक जो है वो 21वीं सदी का है और वर्ल्ड का टॉपेस्ट लीडर है। वो सिर्फ भारत का ही नायक है, पूरे विश्व का नायक है। तो इसलिए आपको एक कागज़ अब दिखाने ही पड़ेंगे, और जितनी भी नाजायज ज़मीनों पर कब्जा वो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आज के एक में बस इतना ही, और फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।